Hello friends, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. So welcome to this lecture series जिसमें हम स्टेट सर्विसेज के लिए जनरल स्टडीज़ को रिवाइज कर रहे हैं. सो फॉर स्टेट सर्विसेज चाहे वो ग्रुप ए हो ग्रुप बी हो, जिसमें कि सिविल सर्विसेज ग्रुप ए ग्रुप बी ये सभी आ जाते हैं, उन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल स्टडीज़ के प्रीलिम्स के लिए जो क्वेश्चंस हैं या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं. सो इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग पॉलिटी, और हम जो इसमें टॉपिक्स स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं दे आर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी. तो यूनियन एंड इट्स टेरिटरी जो कि देखने में बहुत ही सिंपल सा टॉपिक लगता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिससे क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्टली. तो आज हम उससे जुड़े कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो अगर आपने इससे पहली वीडियो नहीं देखी है, डू चेक आउट द वीडियो बाय गोइंग ऑन आवर चैनल and by clicking on the playlist that we have created. So this is an initiative of Abhimanyu's so that you can revise for your exams in a better way. अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, you can join our full course by clicking on the link in the description. और अगर आपने तैयारी किसी भी और एग्जाम की हुई है and you want to specifically prepare for state services or for नायब तहसीलदार or any other exam, then you can join our test series by clicking on the link in the description below. So without wasting any time, let us start our class. Union and its territory. पहला question. With reference to delimitation commission, consider the following statements. Delimitation commission से related ये question है. तो delimitation commission के बारे में ये statements देखिए. Number 1, the delimitation commission is appointed by the election commission of India. Second, it determines the number and boundaries of constituencies to make the population of all constituencies nearly equal. यानी कि ये नंबर और बाउंड्रीज के ऊपर डिसाइड करता है. थर्ड, it orders the orders of commission cannot be questioned. Its orders cannot be questioned before any court. तो ये तीन स्टेटमेंट्स हैं. Now try to answer this question. So I told you, पॉलिटी के कुछ ऐसे पोर्शंस जो दिखने में बहुत आसान लगते हैं, बट यू कैन गेट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस इवन इन स्टेट सर्विसेज एग्जाम्स ग्रुप ए एज वेल एज ग्रुप बी. तो देखते हैं पहले इसकी एक्सप्लेनेशन. देखिए, डिलिमिटेशन कमीशन को इलेक्शन कमीशन नहीं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं. सो द फर्स्ट स्टेटमेंट वुड स्टैंड इनकरेक्ट. जो पहली स्टेटमेंट है उसमें कह रहा है इलेक्शन कमीशन, so this statement is incorrect. It is the president of India that has the power to appoint the delimitation commission. दूसरी स्टेटमेंट है कि ये नंबर और बाउंड्रीज डिसाइड करती है कॉन्स्टिट्यूएंसीज की. डिलिमिटेशन का सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की हो, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी की हो, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री होती है, जो एक विधानसभा सीट होती है या एक लोकसभा सीट होती है, वो हमेशा सेम नहीं रहती. इट हैज़ टू चेंज विद टाइम, क्योंकि पॉपुलेशन सभी एरियाज़ की सेम नहीं रहती. इन माइग्रेशन आउट माइग्रेशन की वजह से पॉपुलेशन कम ज़्यादा होती रहती है. और अगर हम टाइम टू टाइम ये बाउंड्रीज चेंज ना करें तो उससे ये हो जाएगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक कंस्टिट्यूएंसी में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, दूसरी में बहुत कम हो जाएगी. तो उससे क्या होगा कि एक डिस्टॉर्शन आ जाएगी कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी की बात कर रहे हैं तो एक लोकसभा का एमपी तो 50 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि दूसरा लोकसभा का एमपी से 25 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि उन दोनों कंस्टिट्यूएंसीज की पॉपुलेशन इतनी चेंज हो चुकी है. सो दिस हैपन्स. तो इसलिए डिलिमिटेशन कमीशन बैठाई जाती है. पॉइंट 2 इज करेक्ट, इसका यही काम होता है. थर्ड, इट्स ऑर्डर्स कैन नॉट बी क्वेश्चनड बिफोर एनी कोर्ट. ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अब ये दिखने में बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट है. हमें ये हमेशा सिखाया जाता है कि कोर्ट में तो हर चीज़ चैलेंज हो सकती है, लेकिन कुछ चीज़ें फिर भी एक्सेप्शन होती हैं. डिलिमिटेशन कमीशन बाउंड्रीज किस तरह से डिसाइड करता है ये कोर्ट में क्वेश्चन नहीं हो सकता. इसलिए कई बार देखने में आता है कि जो पॉलिटिशियंस हैं या जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है वो कई बार डिलिमिटेशन को कुछ डिफरेंट तरीके से करती है. ये जनरली लोकसभा इलेक्शंस में म्यूनिसिपैलिटी और जो पंचायत के इलेक्शंस हैं उसमें देखने में आता है. तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा 2 and 3. यहाँ पर पूछा है करेक्ट स्टेटमेंट, तो आंसर वुड बी बी 2 and 3. तो एक टर्म है जिसे आप सर्च करेंगे अपने आप, विच इज़ जेरीमैंडरिंग. तो ये टर्म आपको सर्च करनी है ताकि आपका जो हॉराइजन है नॉलेज का वो बढ़ सके. व्हाट इज़ जेरीमैंडरिंग? जेरीमैंडरिंग एक डूबियस टर्म है
जो कि इसी फिनोमिनन से रिलेटेड है कि कैसे पॉलिटिकल पार्टीज अपने फायदे के अकॉर्डिंग किसी भी कंस्टिट्यूएंसी को छोटा या बड़ा करवा देती हैं, या फिर उसकी जो डिलिमिटेशन है वो अपने ढंग से करवाती हैं, जिससे कि बहुत ही अजीब तरीके की कंस्टिट्यूएंसी सामने आती हैं, राइट। सो वेरी इलॉजिकली अरेंज्ड कंस्टिट्यूएंसीज कम इनटू पिक्चर। तो जेरीमैंडरिंग एक टर्म है जो आपको गूगल पे सर्च करनी है एंड यू हैव टू लर्न अबाउट इट। तो इसका आंसर हुआ ऑप्शन 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2, which of the following historical commissions were related with the issue of state reorganization in India? Now this is a fairly straightforward question. State reorganization से related इनमें से कौन कौन सी commissions हैं? Number 1 is the Fazal Ali Commission. Number 2 JVP Committee. Number 3 Dhar Commission. Number 4 Rajiv Commission. And number 5 Gokhale Committee. So yes, answer in the comments. इन पांचों में से कौन सी कमीशंस हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2 एंड 3, 2, 3 एंड 4, 1, 4 एंड 5, 1, 3 एंड 5। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसी ने भी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री पढ़ी है तो उसको इसका आंसर पता होगा। सबसे पहले फजल अली कमीशन बिठाई गई थी, उसके बाद जेवीपी यानी कि जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पत्ताभी सीतारमैया, जेवीपी कमेटी। उसके बाद धर कमीशन बिठाई गई थी, एसके धर कमीशन। तो ये 3 कमीशन थी जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थी। राजीव कमीशन एंड गोखले कमीशन वर नॉट फॉर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। इनके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले 1948 में बिठाई गई एसके धर कमीशन, जिसका नाम था लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन। लिंग्विस्टिक प्रोविंसेस कमीशन को ये देखने के लिए बिठाया गया था कि क्या लैंग्वेज एक फैक्टर हो सकता है स्टेट्स को बनाने का, लेकिन इसने मना कर दिया दैट लैंग्वेज शुड नॉट बी द बेसिस, कि कंट्री ऑलरेडी इतनी डिवाइडेड है, लैंग्वेज के बेस पे फर्दर डिवीजन क्रिएट हो जाएगी। उस वक्त ये आइडियोलॉजी थी जो कि उस टाइम के अकॉर्डिंग ठीक भी थी। लेकिन जब दोबारा से इस फैसले की ऑपोजिशन हुई तो जेवीपी कमेटी बिठाई गई, और इसमें ऐसे लोग थे जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थे, जिनकी बात हर कोई मानता था, बिकॉज दे हैड सच अ हाई स्टेचर, दे वर फ्रीडम फाइटर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू, लाइक वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इन्होंने भी ये कहा दैट दे रिजेक्टेड लैंग्वेज एज द बेसिस फॉर रीऑर्गेनाइजेशन। इन्हें भी यही बात लगी कि ऑलरेडी कंट्री इतनी डिवाइडेड है, हम प्रिंसली स्टेट्स को भी इंटीग्रेट करने की बात कर रहे हैं। अब टाइम देखिए, 1949 में रिपोर्ट आई है, अभी तक इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में नहीं आया है, अभी तक सारी प्रिंसली स्टेट्स इंडिया का पार्ट नहीं बनी है। सो इट्स अ वेरी डाइसी सिचुएशन। JNK में प्रॉब्लम चल रही है, ट्रेवनकोर में प्रॉब्लम चल रही है, हैदराबाद में प्रॉब्लम चल रही है। सो दे वर वेरी स्केप्टिकल कि अगर अभी हम जो ऑलरेडी हमारे पास स्टेट्स हैं हम उन्हीं को संभाल लें, वो बेटर रहेगा, बजाय कि हम नई स्टेट्स क्रिएट करें। सो दे रिजेक्टेड द आइडिया। लेकिन एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, उसके 2-3 साल बाद 1953 में फजल अली कमीशन बिठाई गई, विच इज़ नोन एज द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। इसने रिकमेंड किया कि 1 लैंग्वेज 1 स्टेट का फार्मूला दिया जा सकता है। इट रिजेक्टेड द थ्योरी ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट, सॉरी इट रिजेक्टेड द थ्योरी, इसने भी रिजेक्ट कर दिया। सो उसके बाद फाइनली 1956 में जाके जो फर्स्ट स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, दैट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। तो 1956 में वो क्रिएट किया गया था। तो ये 3 कमीशंस हैं जो इससे रिलेटेड हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड। 4 ऑप्शंस हैं। नंबर 1, in the Rajya Sabha only with the prior recommendation of the chairman of Rajya Sabha. Second, in the concerned legislative assembly of the state only with the prior recommendation of the governor. Third, in the legislative council of a state only with the prior recommendation of the chief minister and governor. And fourth, in the parliament only with the prior recommendation of the president. काफी आसान क्वेश्चन है ये, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है इसमें। अगर आपको दोनों में से एक फैक्ट का भी पता है, हर स्टेटमेंट में यहाँ पर 2 फैक्ट्स हैं कि वो कहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है और किसकी प्रायर रिकमेंडेशन से इंट्रोड्यूस हो सकता है। अगर आपको उन दोनों में से एक फैक्ट भी पता है तो आप इसमें से सही आंसर मार्क कर सकते हैं। अगर आपको पता है कि वो पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस होता है या स्टेट लेजिस्लेचर में, उसके बिहाफ पर आप कुछ क्वेश्चंस जो है वो कुछ ऑप्शंस को क्रॉस कर सकते हैं, या वो किसकी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। सो इट्स अ वेरी ईजी वन। द आंसर हियर इज डी, in the parliament only with the prior recommendation of the president.
अगर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है, किसी नई स्टेट को क्रिएट करना है, स्टेट की बाउंड्रीज चेंज करनी है, मर्ज करनी है, ऑल्टर करनी है, देन दैट बिल कैन बी प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ओनली, पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, और उसके लिए प्रेसिडेंट की पहले रिकमेंडेशन लेनी जरूरी है। तो अगर आपको इन दोनों में से एक फैक्ट भी पता है, देन यू विल बी इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो आर्टिकल 3 में लिखा हुआ है, ये आर्टिकल 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दो कंडीशंस इसमें लगाई गई हैं कि अगर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना है तो उसके लिए दो कंडीशंस हैं। पहली, प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, और दूसरी कंडीशन ये है दैट द प्रेसिडेंट हैज टू रेफर द सेम टू द स्टेट लेजिस्लेचर फॉर एक्सप्रेसिंग इट्स व्यूज। जैसे कि तेलंगाना जब क्रिएट किया गया था तो आंध्र प्रदेश में से तेलंगाना बनाया गया, तो पहले प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ली गई, फिर प्रेसिडेंट ने वो बिल पहले आंध्र प्रदेश के लेजिस्लेचर को भेजा, वहाँ के लेजिस्लेचर ने अपनी जो ओपिनियन था वो बताया, चाहे वो नई स्टेट क्रिएट करना चाहते हैं चाहे नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, वो अपना जो भी ओपिनियन है वो प्रेसिडेंट को बता देते हैं। आफ्टर दैट इट इज़ अप टू द प्रेसिडेंट टू टेक इट फॉरवर्ड, और जो भी सलाह स्टेट लेजिस्लेचर प्रेसिडेंट को देगा वो प्रेसिडेंट के ऊपर मानना बाइंडिंग नहीं होता। अगर आंध्र प्रदेश चाहता तो भी तेलंगाना क्रिएट होता, अगर आंध्र प्रदेश नहीं चाहता तो भी तेलंगाना क्रिएट होता। सो इट इज़ टोटली अप टू द प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट व्हाट दे वांट टू डू, राइट। द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड बाय द व्यूज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि ये 100% सेंटर गवर्नमेंट की पावर में आता है कि उन्होंने किसी स्टेट को क्रिएट करना है या नहीं, इसमें उस स्टेट की मर्जी नहीं चलती है, लीगली स्टेट की मर्जी नहीं चलती है। और अगर कोई यूनियन टेरिटरी क्रिएट करनी हो या कुछ ऐसा करना हो तो स्टेट की कंसेंट नहीं चाहिए होती, देन नो रेफरेंस नीड टू बी मेड टू द कंसर्न्ड लेजिस्लेचर, राइट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, which of these states are the renamed versions of their predecessors starting from India's independence to present day? काफ़ी easy question है ये आपकी एक तरह से जीके चेक करता है, पॉलिटी की नॉलेज नहीं, ये जनरल आपकी नॉलेज चेक करता है कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं जिनका नाम आज़ादी के बाद कुछ और था, आज की डेट में कुछ और है। जैसे कि कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इनमें से कौन सी स्टेट्स हैं जिनके नाम बदल दिए गए हैं। सो यू हैव टू टेल दैट। ऑप्शंस आर 1, 2 and 4, 2, 3 and 4, 2 and 3, 1 and 4. तो लेट मी नो योर आंसर्स इन द कमेंट्स। देखिए, अगर कभी आपका कोई आंसर गलत भी हो जाए कमेंट्स में, यू डू नॉट नीड टू रिट्रैक्ट द कमेंट, आपको कमेंट डिलीट करने की जरूरत नहीं है, इट्स ऑल राइट, राइट। आई वॉन्ट यू टू लर्न बाय ट्रायल एंड एरर। आप आंसर देंगे, आपको उसको रिट्रैक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, डू नॉट डिलीट द कमेंट, लेट इट बी। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटका जो है इसका पहले नाम होता था मैसूर, उसके बाद तमिलनाडु का पहले नाम होता था मद्रास, मध्य प्रदेश जो है ये मध्य प्रदेश ही था, ओडिशा का नाम पहले होता था ओडिशा। तो यानी कि आपका आंसर हो गया 1, 2 and 4। दीज आर द 3, दिस इज योर ऑप्शन, ऑप्शन ए। तो सबसे पहले काफ़ी सारी स्टेट्स के नाम चेंज किए गए थे, जैसे कि यूनाइटेड प्रोविंसेस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश रखा गया, मद्रास का नाम तमिलनाडु किया गया, मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटका कर दिया गया, लैकेडाइव, मिनिकॉय एंड एमेंदीवी आइलैंड्स, इनका नाम बदलकर कलेक्टिवली लक्षद्वीप रखा गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली का नाम बदलकर नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली रखा गया। ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली जो यूटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशनल नाम क्या है, या लीगली कॉन्स्टिट्यूशन में दिल्ली को कैसे रेफर किया गया है। तो उसमें लिख सकते हैं नेशनल कैपिटल रीजन ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, स्टेट ऑफ दिल्ली। तो आपको पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मल नाम है एनसीटी ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, ट्रिवियल इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है इस तरह के एग्जाम्स में। उत्तरांचल का नाम बदलकर उत्तराखंड किया गया, पौंडीचेरी का नाम पुडुचेरी और ओडिशा का नाम ओडिशा किया गया। तो ये वो स्टेट्स हैं जिनके नाम चेंज किए गए हैं, जिनके नाम थोड़े से मॉडिफाई किए गए। ज़्यादातर इन नामों को मॉडिफाई करने के पीछे जो कारण रहता है कि वो नाम उस स्टेट के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है, या वहाँ के यू कैन से वहाँ के सेंटिमेंट्स को, वहाँ के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नाम चेंज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब एजर्शन और रीजन का ये क्वेश्चन है। एजर्शन है द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द इंडियन स्टेट्स अ राइट टू सिसीड फ्रॉम द यूनियन इफ दे सो डिजायर।
Okay. Reason, the state governments have been instituted autonomously from the central government by the Indian Constitution. एजर्शन कर रहा है कि किसी भी स्टेट को अधिकार है कि वो यूनियन से अलग हो सकती है। ये स्टेटमेंट टोटली गलत है, ऐसा राइट उनको बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी स्टेट अपनी मर्जी से इंडिया से अलग नहीं हो सकती। रीजन, द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव बीन इंस्टीट्यूटेड ऑटोनोमसली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। स्टेट्स की एक अलग एग्जिस्टेंस है यूनियन से, यानी कि स्टेट के पास कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें यूनियन दखल नहीं दे सकती। तो इंडियन फेडरलिज्म इस तरह का है कि यूनियन भी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करता है और स्टेट्स भी अपनी पावर कॉन्स्टिट्यूशन से डिराइव करती हैं। सो यस, स्टेट्स हैव अ सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ए इज इनकरेक्ट बट आर इज करेक्ट। स्टेटमेंट सी इज योर आंसर। तो वर्ड फेडरेशन कहीं भी यूज नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल 1 जो है वो इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स बताता है। देखिए, एक फर्क होता है यूनियन ऑफ स्टेट्स में और यूनाइटेड स्टेट्स में। हम कहते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसका मतलब ये है कि अमेरिका में जितनी भी स्टेट्स हैं वो अपनी मर्जी से इकट्ठी हुई हैं और उन्होंने खुद को यूनियन डिक्लेयर किया है। तो वहाँ पर स्टेट्स अपनी मर्जी से इकट्ठे होकर यूनियन बनी हैं, जबकि इंडिया में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट हुआ। इंडिया में यूनियन ने सभी स्टेट्स को इकट्ठा किया, तो इसलिए स्टेट्स अपनी मर्जी से अलग नहीं हो सकती। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड नॉट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, राइट। तो सेसेशन जो है वो अलाउड नहीं है इंडिया में। हालांकि इस तरह की मांग होती रहती है, लेकिन ये अलाउड नहीं है। इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द सर्टन एरियाज दैट वर कॉन्स्टिट्यूटेड एज शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स later chief commissioners provinces and after independence placed in the category of part C and part D। कुछ ऐसी प्रोविंसेस थी जिन्हें पहले शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था, फिर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस कहा जाता था और बाद में पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स बन गई। इन्हें आज की डेट में हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस आर ए 6th शेड्यूल एरियाज, बी 5th शेड्यूल एरियाज, सी यूनियन टेरिटरीज और डी स्टेट्स विद इंटरनेशनल बॉर्डर्स। यस, प्लीज लेट मी नो योर आंसर्स। So its correct answer is C, Union Territories। इन्हें आज हम Union Territories कहते हैं, right? It can be a confusing one। तो 1956 में 7th Constitutional Amendment हुई थी States Reorganization Act के बाद, जिससे कि 14 स्टेट्स और 6 यूटीज क्रिएट किए गए थे। उसमें से बाद में कुछ जो यूटीज थे वो तो स्टेट भी बन चुके हैं, जैसे कि हिमाचल, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा। ये पहले यूटी हुआ करते थे, बाद में इनको एलिवेट करके स्टेट बना दिया गया। इसमें कुछ ऐसी टेरिटरीज भी आती थी जो कि एक्वायर की गई थी, जैसे कि दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली और पुडुचेरी, ये हमने एक्वायर भी की थी। तो जो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस हैं या पार्ट सी पार्ट डी स्टेट्स हैं, इन्हें आज हम यूनियन टेरिटरीज के नाम से जानते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Next question is question number 7. Since 1950, the boundaries of which of the following states have been left unaltered by the parliament till date? इनमें से कौन सी स्टेट की बाउंड्रीज अनऑल्टर्ड रखी गई हैं, जिनको छेड़ा नहीं गया है? The options are 1 असम, 2 मध्य प्रदेश, 3 उत्तर प्रदेश। तो आपके ऑप्शंस हैं 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, नन ऑफ द अबव। यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस इनमें से कौन सी स्टेट को रीऑर्गेनाइज नहीं किया गया, वो वैसी है जैसी वो थी। सो व्हाट इज योर आंसर? लेट मी नो। देखिए, इसका आंसर है नन ऑफ द अबव। इन तीनों स्टेट्स की बाउंड्रीज को चेंज किया जा चुका है। असम जो थी उसमें से बहुत सारी नई स्टेट्स क्रिएट की गई हैं। मेघालय असम में से क्रिएट किया गया है। मध्य प्रदेश की बात करें तो छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में से क्रिएट किया गया है। उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड क्रिएट किया गया है। सो ऑल दीज 3 स्टेट्स देयर बाउंड्रीज हैव बीन ऑल्टर्ड। तो अगर हम अनऑल्टर्ड की बात कर रहे हैं, यह बात आपने याद रखनी है, यहाँ पे अनऑल्टर्ड पूछा है, यानी कि जिसकी बाउंड्री नहीं छेड़ी गई है। तो आंसर इज नन ऑफ द अबव। सबकी बाउंड्रीज ऑल्टर की जा चुकी हैं। तो असम 1951 में असम ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट, देन राजस्थान एंड मध्य प्रदेश ट्रांसफर ऑफ टेरिटरीज एक्ट, देन बिहार एंड उत्तर प्रदेश ऑल्ट्रेशन ऑफ बाउंड्रीज एक्ट। तो इनकी बाउंड्रीज भी ऑल्टर की जा चुकी हैं
उत्तराखंड क्रिएट किया गया था उत्तर प्रदेश में से, छत्तीसगढ़ क्रिएट किया गया था मध्य प्रदेश में से, एंड आसाम में से मेघालय वॉज क्रिएटेड. सो ऑल द स्टेट्स हैव बीन ऑल्टर्ड. तो थोड़ी सी पोस्ट इंडिपेंडेंस इसके बारे में आपको पता होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. States Reorganization Act 1956 was an important federal landmark in the political history of Indian Union. Consider the following statements. यानी कि स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के बारे में ये दो स्टेटमेंट्स हैं. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? नंबर 1, इट क्रिएटेड स्टेट्स एंड यूटीज ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस rather than solely on linguistic and regional considerations. Okay. Second, due to the extensive reorganization implemented by the act, it was passed in the parliament as a constitutional amendment act. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ये आपने बताना है. पहले ये कह रहा है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे किया गया था, और दूसरा कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था. सो व्हाट इज योर आंसर? देखिए इसका आंसर होगा, इसने करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है तो इसका आंसर है नाइदर 1 नॉर 2. ये दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं. दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं वो गलत हैं. पहली बात तो जो स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसमें स्टेट्स क्रिएट की गई थी लिंग्विस्टिक, रीजनल और लोकल डिमांड्स के अकॉर्डिंग, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग. क्योंकि तब तक आंध्र प्रदेश क्रिएट करवा लिया था. देयर वाज अ पर्सन नेम्ड पोट्टी श्रीरामुलु जिन्होंने फास्ट अनटू डेथ किया था, और इनकी डेथ हो गई थी 55-56 दिन के फास्ट के बाद ही डाइड. और उस वजह से जो गवर्नमेंट थी उन्हें एक तेलुगु स्पीकिंग आंध्र प्रदेश को क्रिएट करना पड़ा. उसके बाद फिर जितने और प्रोविंसेस थी जो लैंग्वेज के बेस पे नई स्टेट की डिमांड कर रही थी, उन सबको भी फिर स्टेट बनाकर देनी पड़ी. इसलिए स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने ये मान लिया कि हाँ लैंग्वेज एक बेसिस है स्टेट्स को क्रिएट करने का, और इसी बेसिस पे स्टेट्स क्रिएट की गई थी, ना कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेस पे. तो पहली स्टेटमेंट गलत है. इस बेसिस पे 14 स्टेट्स और 6 यूटीज क्रिएट की गई थी, जिन सबके नाम यहाँ लिखे हैं. और ये ऑर्डिनरी एक्ट्स थे. इट वाज एन ऑर्डिनरी एक्ट, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956. इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट वाज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दिस. ओके. कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जरूरत तब पड़ती है जब ओवरऑल इंडिया की कंट्री जो टेरिटरी है वो चेंज हो रही हो. यहाँ पर इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन हुई है, सो देयर इज नो नीड फॉर एन अमेंडमेंट. ऑप्शन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9. एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स इन इंडिया कैन बी डन बाय एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, बाय अ लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, बाय अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मेड बाय पार्लियामेंट एंड अग्रीड टू बाय द प्रेसिडेंट, by a resolution passed by the legislatures of the concerned states and assented to by the president. Again एक आसान क्वेश्चन है अगर आपको फंडामेंटल पता है कि इंडिया में अगर कोई नई स्टेट एस्टैब्लिश करनी हो तो वो कैसे की जा सकती है. वैसे तो हम अब तक ये डिस्कस कर चुके हैं. पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट को बस एक लॉ पास करना है और नई स्टेट क्रिएट की जा सकती है. सो द आंसर हियर वुड बी by a law enacted by the parliament. Simple. बाकी सब complicated answers हैं. It is a very simple process by a law enacted by the parliament. 10th question. The list of all the states and UTs, all the states and territories are specified where? Constitution के कौन से schedule में सारी की सारी states और India की सारी territories specified है? Options are first, second, third और 10th schedule. Now again it might look like a very easy question to you, but ऐसे क्वेश्चन स्टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं. वी हैव सीन प्रीवियस पेपर्स जिसमें डायरेक्टली शेड्यूल या अमेंडमेंट या पार्ट पूछ लिया जाता है. सो डू नॉट टेक इट लाइटली. इस क्वेश्चन से आपको, अगर आपका ये क्वेश्चन का आंसर गलत होता है, सो व्हाट यू हैव टू लर्न इज कि आपको सारे शेड्यूल्स, सारे पार्ट्स, ये आपको डेफिनेटली ऑन टिप्स होने चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं आइदर लाइक दिस और इन अ मिक्स एंड मैच फॉर्मेट, मैच द फॉलोइंग के फॉर्मेट में. थर्डली जो अमेंडमेंट्स हैं, अब तक 104 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, तो लास्ट की जो 15 से 20 अमेंडमेंट्स हैं वो आपको सारी आनी चाहिए. उसके अलावा 30 to 40 अमेंडमेंट्स इन बिटवीन जो इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 52nd अमेंडमेंट, 55th अमेंडमेंट, जो भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं नई स्टेट से रिलेटेड, लैंग्वेजेस की इंक्लूजन से रिलेटेड, या फिर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में इंक्लूडेड हैं, जैसे अब एमरजेंसी पढ़ते हैं तो 42nd और 44th अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. सो कुल मिलाकर 104 में से आपको
50 के करीब अमेंडमेंट्स अच्छे से टिप्स पर होनी चाहिए, अलॉन्ग विद शेड्यूल्स एंड ऑल द पार्ट्स, ताकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकें। तो इसका आंसर जो है दैट इज फर्स्ट शेड्यूल। फर्स्ट शेड्यूल में इंडिया की, यूनियन की और स्टेट्स की सारी टेरिटरीज जो हैं वो स्पेसिफाइड है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्स्ट आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज आर्टिकल 1, वो क्या कहता है? नंबर 1, इट नोट्स दैट प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ इंडियन स्टेट। नंबर 2, it denotes that people are the source of power of the Indian state. Number 3, it describes India as a union of states. Number 4, it notes that India is a parliamentary democracy. अब ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये बस ये टेस्ट कर रहा है कि आपने पूरा संविधान पढ़ लिया है, कि आपको पता है कि आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है। That's what it is asking. Notes that president is the head of Indian state, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 52 में, which talks about president as the head of Indian executive. दूसरा है denotes that people are the source of power of Indian state, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा है preamble में। preamble में लिखा है that people are the source of power, we the people of India give to ourselves this constitution. तीसरा है describes India as a union of states. So this is the correct answer. आर्टिकल 1 की एग्जैक्ट वर्डिंग है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो ये आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। आर्टिकल 1 कहता है दैट इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी कि यूनियन ने सारी स्टेट्स को कलेक्ट करके एक बड़ी यूनियन क्रिएट की है। ये भी आपको याद रखना है कि आर्टिकल 1 में इंडिया को किस नाम से डिनोट किया गया है। दैट आंसर इज भारत, राइट। इसमें आपको ऑप्शंस दिए जा सकते हैं कि इंडिया को भारत कहा गया है या हिंदुस्तान कहा गया है या आर्यव्रत कहा गया है, वट एवर भी। तो आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 1 में इंडिया को कैसे डिनोट किया गया है, भारत कहकर। देन नोट्स दैट इंडिया इज अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, नो। सो द आंसर इज सी, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 में नेम और टेरिटरी के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 2 में एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स की बात की गई है, और आर्टिकल 3 में फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स एंड ऑल्ट्रेशन ऑफ एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स ये मेंशन किया गया है। सो फर्स्ट पार्ट में ये आर्टिकल्स आते हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिजल्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अभी थोड़ा सा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है एज फार एज जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 इज कंसर्न? फर्स्ट, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट थ्रू अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय हिम। सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर नो मोर शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश। अब ये थोड़ा सा पॉलिटी के साथ ज्योग्राफी मर्ज हो गई है, एग्जाम में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। तो आपको स्टेटमेंट सही चुननी है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ और नाइदर। So let me know your answer. Let us see the explanation. तो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जम्मू और कश्मीर के 2 भाग किए गए हैं, एक है यूटी ऑफ लद्दाख, एक है यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो यूटी ऑफ लद्दाख है, जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें एक लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, जबकि लद्दाख में असेंबली नहीं होगी, राइट। और दोनों ही जो यूटीज़ हैं दे शेयर देयर बॉर्डर विद हिमाचल प्रदेश। अब इसके लिए आपको मैप ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या लद्दाख के क्रिएट होने के बाद अब जम्मू कश्मीर के साथ, अब उसके साथ क्या बाउंड्री लगती है हिमाचल की। सो दैट इज़ फॉर दिस यू हैव टू सी द मैप ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर आपकी जो स्टेटमेंट्स हैं, सेकेंड स्टेटमेंट आपकी गलत है, जम्मू एंड कश्मीर स्टिल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद हिमाचल, और पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। सो द आंसर हियर इज 1 ओनली। येस, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय अ लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर स्टिल शेयर्स इट्स बॉर्डर विद द हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 13, which among the following was the smallest state among part A, B, C and D states after India's independence? अब ये एक टिपिकल फैक्चुअल क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन स्टेट सर्विसेज में आप देख सकते हैं, जो आपने चाहे कुछ भी पढ़ लिया हो,
आपको एटलीस्ट एक या दो क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। जैसे वीडियो नंबर 1 में मैंने क्वेश्चन डाला था कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का कौन सा मेंबर था हु रिप्रेजेंटेड एंग्लो इंडियन कम्युनिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। तो आपने सब कुछ भी अगर पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं से ऐसा ट्रिवियल क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जितनी भी पार्ट ए, बी, सी और डी स्टेट्स थी इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, उनमें से सबसे छोटी स्टेट कौन सी थी एरिया वाइज। ना इररेलेवेंट क्वेश्चन, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड। ऑप्शंस हैं ए ट्रेवनकोर कोचीन, बी दिल्ली, सी बिलासपुर और डी कुर्ग। इसका करेक्ट आंसर है सी बिलासपुर। बिलासपुर सबसे छोटी स्टेट थी इन चारों पार्ट्स में से, राइट। तो जो बिलासपुर था बाद में इसे हिमाचल प्रदेश के साथ मर्ज कर दिया गया 1 जुलाई 1954 को। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। एवरी यूनियन टेरिटरी, तो अब टेरिटरी से रिलेटेड बात हो रही है, थोड़ी सी यूटीज की बात करते हैं। एवरी यूनियन टेरिटरी इज एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड बाय हिम। ओके। Second, no union territory other than Delhi has been provided with a legislative assembly. Okay. Third, the parliament can make laws on any subject for a union territory only if it does not have a legislative assembly. अब बताइए आपका आंसर क्या है। देखिए इसमें से एक स्टेटमेंट जो कि ऑब्वियसली गलत है, दैट इज द सेकंड वन। ये कह रहे हैं कि दिल्ली के अलावा किसी और यूटी के पास लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, बट वी नो दैट पुडुचेरी as well as Jammu and Kashmir have legislative assemblies। तो 3 यूटीज हैं जिनके पास legislative assembly है। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट है एवरी यूटी इज एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट एक्टिंग थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर, ये स्टेटमेंट सही है। थर्ड है पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन एनी सब्जेक्ट ओनली इफ इट डज नॉट हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली, ये स्टेटमेंट भी गलत है। पार्लियामेंट किसी भी यूटी के लिए कभी भी लॉ बना सकती है, चाहे वहां असेंबली हो चाहे ना हो। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वन ओनली। अगर यहां पर ओनली इफ ना होता तो ये स्टेटमेंट सही हो जाती। तो इसका आंसर है वन ओनली। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है क्योंकि पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में भी असेंबलीज हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही है। थर्ड स्टेटमेंट जो है वो आपकी वो भी गलत है। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज सीडेड बाय द फ्रेंच टू इंडिया। फ्रेंच ने इनमें से कौन सी टेरिटरी इंडिया को सीड की थी। ऑप्शंस आर ए दादरा एंड नगर हवेली, बी दमन एंड दीव, सी कराईकल एंड माहे और डी नन ऑफ द अबव। डी नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर बहुत ही सिंपल है। फ्रेंच से हमने पुडुचेरी की टेरिटरी ली थी और पुडुचेरी में 4 टेरिटरीज आती हैं जो कि अलग अलग स्टेट्स में है। फर्स्ट इज पुडुचेरी, देन यनम, देन माहे एंड देन कराईकल। तो जो आपका यनम है इट इज इन आंध्रा, देन पुडुचेरी और कराईकल जो है दिस आर इन तमिलनाडु, और जो माहे है इट इज इन केरला। तो ये 4 अलग अलग टेरिटरीज हैं जो मिलकर यूटी ऑफ पुडुचेरी बनाती हैं। सो द आंसर हियर इज कराईकल एंड माहे। ये हमने फ्रांस से लिए थे, फ्रेंच ने हमें सीड किए थे। और जो ये दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली है, ये अब सिंगल यूटी है, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं। नाउ इट इज वन यूटी, दमन दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, दे आर नॉट 2 सेपरेट यूटीज, दे आर वन सिंगल यूटी। सो कराईकल एंड माहे आर पार्ट ऑफ द यूटी ऑफ पुडुचेरी एंड दे वर सीडेड बाय द फ्रेंच टू इंडिया। So I hope you like this class. Please like, subscribe and share it with your friends if you like it. और अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ऐसे ही और हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं टू सिक्योर योर पोजीशन फॉर द एग्जाम एंड टू टेस्ट योरसेल्फ, देन जॉइन आवर टेस्ट सीरीज बाय क्लिकिंग ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। और अगर आप फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं either for state services or for any other group A or group B exam of state, then you can click on the link in the description. Thank you and all the best for your exam.